बेसिक नीड्स, फुलफिल द बेसिक नीड्स। ठीक। और उसके बाद अदर नीड्स, जिसमें है रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, अदर नीड्स है। एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, इन तमाम प्रकार की। ठीक है। तो अगर प्लेटो नहीं, अरिस्टोटल के इस कंसेप्ट को अगर हम लेके चलते हैं तो क्या चीज दिखाई पड़ती है? ये जो अदर नीड्स है, ये सब जितनी भी ये नीड्स है, ये व्यक्ति के लिए लिमिटेशन है, सब कमियां है सब। और अगर ये कमियां नहीं पूरी होती है तो ये कमियां व्यक्ति में बनी रहेंगी। तो जब व्यक्ति में बनी रहेंगी तो ह्यूमन से मैन में कन्वर्जन कैसे होगा? भाई ह्यूमन है और यहां पर स्टेट आता है, तो व्यक्ति के अंदर जितनी भी लिमिटेशन है वह लिमिटेशन कहां पर जाके खत्म कर रहा है? स्टेट में जाके खत्म कर रहा है। ठीक। यानी मीन्स कि अगर व्यक्ति की बेसिक नीड्स ना पूरा हो तो क्या कोई भी व्यक्ति फैमिली से ऊपर या फैमिली से आगे बढ़ने के बारे में सोच सकता है कि नहीं? तो अगर यहां पर फैमिली में अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, बेसिक नीड्स को अगर पूरा कर लिया जाता है, तो उस बेसिक नीड्स के पूरा हो जाने के पश्चात क्या होगा? बेसिक नीड्स के पूरा हो जाने के पश्चात आप अदर नीड्स के बारे में अपना अदर नीड्स को पूरा करेंगे और उससे रिलेट जो भी लिमिटेशन है, जो भी कमियां हैं आपकी, जो भी वीकनेस है, उस कमजोरियों को दूर करेंगे। तभी जाकर ह्यूमन से कन्वर्जन किस में होगा? व्यक्ति में होगा। ठीक। एनिमीज विलेज हो गया, और विलेज की कैपेबिलिटी है कि विलेज रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। अब खुद आप सोचो, क्या परिवार में व्यक्ति अपनी इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसे बाहर निकलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि फैमिली और विलेज में, सुनो, फैमिली में कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेशन बिटवीन फैमिली मेंबर, बट विलेज कंपटीशन होता है कि नहीं? फैमिली में क्या है? कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन या इमोशनल अटैचमेंट, ये कहां पे पाया जाता है? फैमिली में। बट विलेज में क्या है? कंपटीशन है। ठीक। अब यहां पर विलेज की कैपेबिलिटी हो गई कि ये रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर रहा है। ठीक है, ये पोजीशन तो है ना। लेकिन इस विलेज के पास भी लिमिटेशन है। ठीक। इस विलेज के पास भी क्या है? लिमिटेशन है। और वह उस लिमिटेशन को व्यक्ति कहां पूरा कर रहा है? स्टेट में। तो जितनी भी इनकम्प्लीटनेस थी, वह इनकम्प्लीटनेस कहां पूरी हो जा रही है? स्टेट में। तब ह्यूमन का कन्वर्जन किस में होता है? मैन में। क्योंकि मैन ये कंप्लीट पर्सन है और ये क्या है? इनकम्प्लीट है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब
तो फैमिली आई, विलेज आया, फैमिली आ गई, ये आपकी फैमिली हो गई, उसके बाद विलेज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये क्या है, यही तो डेवलपमेंट प्रोसेस है भाई। यही स्टेट का क्या है, डेवलपमेंट है कि पहले फैमिली बनी, फैमिली के बाद क्या बना, विलेज बना, विलेज के बाद स्टेट बना, तो डेवलपमेंट का है ना। और यूनिवर्सल थियरी ऑफ स्टेट क्या है, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी। तो हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी अगर यूनिवर्सल थियरी ऑफ स्टेट है, तो इस थियरी की ओरिजिन या इस थियरी का सिम्टम्स हमें कहां दिखाई पड़ता है, अरिस्टोटल के थॉट में। और यहीं पर एक कंसेप्ट आता है थोड़ा सा, अरिस्टोटल का कमेंट है, और ये कमेंट उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर जिनका ऑप्शनल पीएसआईआर होगा। और कमेंट है, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। क्लियर? नहीं समझ रहा। नेचुरल का मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग ऑफ द नेचुरल वर्ड्स। नेचुरल वर्ड्स को कहा जाता है गॉड मेड, ईश्वर द्वारा निर्मित। और अगर ईश्वर द्वारा निर्मित है तो अरिस्टोटल जिस डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है वो कहां गया। क्वेश्चन तो यहीं पर कंफ्लिक्ट पैदा हो गया ना भाई। फैमिली बना, फैमिली के बाद विलेज आया, विलेज के बाद आपका स्टेट बना, ये तो डेवलपमेंट है ना, ये तो डेवलपमेंट है। और नेचुरल वर्ड्स की मीनिंग होती है ईश्वर द्वारा निर्मित, गॉड मेड। क्लियर? इसलिए अरिस्टोटल स्पेशल मीनिंग फॉर द नेचुरल वर्ड्स। फर्स्ट top developed stage is known as natural. Top developed stage is known as natural, यानी जो विकास की अंतिम अवस्था पर हो वह नेचुरल है। तुम्हारा डेवलपमेंट, अंतिम डेवलपमेंट कब होगा, लास्ट डेवलपमेंट कब होगा तुम्हारा? नहीं, जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ये मोक्ष कहां मिलेगा? शमशान घाट पर मिलेगा। वो नेचुरल है कि नहीं है? उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, नहीं चलता है ना? अब खुद देख लो, प्लेटो में, अरिस्टोटल में फैमिली, फैमिली के बाद विलेज, विलेज के बाद स्टेट, स्टेट के बाद कोई और इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट है बताइए? किसी स्टेट के बाद किसी अन्य इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा है अरिस्टोटल के थॉट में? तो ये क्या, ये वर्ड्स क्या है? ये यहां पर अगर हम यूज कर दे, स्टेट क्या है? टॉप डेवलप्ड स्टेज, टॉप डेवलप्ड स्टेज, एंड स्टेट इज नेचुरल। इसके बाद का कोई डेवलपमेंट का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? नहीं है। प्राकृतिक इस सेंस में है क्योंकि वो विकास की क्या है, एकदम लास्ट स्टेज है, एक्सट्रीम पोजीशन है। क्लियर? और सेकंड, अरिस्टोटल उस वस्तु को भी नेचुरल मानता है जिसमें डेवलप्ड करने की कैपेबिलिटी हो, जिसमें डेवलप्ड करने की क्या है, कैपेबिलिटी है।
तो स्टेट में डेवलप्ड करने की कैपेबिलिटी है, स्टेट में डेवलप्ड करने की कैपेबिलिटी है। अबे यार, स्टेट में अगर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी तो ह्यूमन को मैन में कन्वर्जन कैसे करेगा? कौन कर रहा है? इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीटनेस में कन्वर्जन कौन कर रहा है? तो स्टेट नेचुरल हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग, होता क्या है, आप लोग प्रेजेंट टाइम में जो नेचुरल वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग चलिए, और अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग चलने के लिए अरिस्टोटल के बारे में जानना पड़ेगा। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। हाँ? कौन? तो उसे ह्यूमन कहता है कि नहीं? वह इनकम्प्लीट पर्सन है कि नहीं? अनसिविलाइज्ड है कि नहीं? कौन चीज? आदि मानव नेचुरल है, लेकिन उसके लिए अपना थॉट प्रूफ करने के लिए, अपने विचारों को प्रूफ करने के लिए, उस थॉट से वो नहीं प्रूफ कर पाएगा। हाँ, कितने बजे से है? 12:30 से है। ठीक है, अभी हम छोड़ेंगे भी, बस ये तेरी। अब एक चीज, एक सीधी सी बात बता देता हूं, सुनना। नेचुरल मदर एंड फादर एंड आर्टिफिशियल मदर एंड फादर। जो नेचुरल मदर एंड फादर होगा, जो वास्तव में आपको जन्म दिया है, वही आपके डेवलप्ड करने की कैपेबिलिटी रखेगा, आर्टिफिशियल नहीं रखेगा। भले हम उसको कहें कि ये मदर एंड फादर है, रिलेशन में हम डेवलप कर ले, लेकिन वह कभी अरिस्टोटल का थॉट तो मिल ही रहा है वहां पर। तो ये पोजीशन, अब यहीं पर सुन लीजिए, क्लियरिटी आ जाएगी। अब स्टेट के पास, स्टेट इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीटनेस में कन्वर्जन करना है, तो स्टेट के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये कैपेबिलिटी कब होगी? जब स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा। और इसका एग्जांपल सुन लीजिए। 1989 टू 2004 इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल था कि नहीं? ये बेसिकली 2014 तक है, लेकिन 2004 के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। तो 1989 से लेकर 2004 तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है कि नहीं है? और उस अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या आपको देखना पड़ा? आप खुद एनालाइज कर लीजिए। आपकी गोल्ड को सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड जापान के बैंक में रखा गया है कि नहीं? तो ये सब स्थितियां हैं। ये सब स्थितियों को लेकर, या इन सभी स्थितियों के आधार पर पोजीशन क्या है? इन सभी स्थितियों के आधार पर पोजीशन यही है कि जब तक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का स्टेबल होना क्या है? जरूरी है। और यही प्रॉब्लम अरिस्टोटल के टाइम में एथेंस में या ग्रीक सोसाइटी में दिखाई पड़ती थी। अनटाइमली पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजिंग हो रही है, समझ आए कि नहीं? तो जब अनटाइमली पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चेंजिंग चाहे वह स्मॉल लेवल पर हो या यह चेंजिंग लार्ज लेवल पर हो, अरिस्टोटल इसे क्या करता है? रिवोल्यूशन कहता है। और इसी रिवोल्यूशन का जो रीजन वो बताता है वह क्या है? अनइक्वलिटी है। और इसी अनइक्वलिटी को दूर करने के लिए उसने क्या क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड अवार्ड अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। राजनीतिक पद एवं पुरस्कारों का वितरण योग्यता और क्षमता। तो अगर
योग्यता और क्षमता के आधार पर राजनीतिक पद और पुरस्कारों का वितरण कर दिया जाए तो कोई भी पर्सन समाज में अनइक्वलिटी नहीं होगी। जैसे जस्ट लाइक कल मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं आपको बता भी रहा था कि आज आपसे ज्यादा कैपेबल पर्सन अगर आपसे ऊपर पोस्ट है तो आप उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होंगे रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन आपसे कम कैपेबल पर्सन अगर ऊंची पोस्ट पर आ जाता है तो आप उस सिस्टम के क्या हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये बेसिक चीजें थी और इस बेसिक चीज को देखा जाता है या इस बेसिक चीज को अगर एनालाइज किया जाए तो ये पोजीशन है, ठीक। तो एक कंसेप्ट ये था, ठीक। नेक्स्ट आइए टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन है ब्रिटिश लिबरल आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर। ग्रीन, जाओ, हाँ तुम जाओ। बारिश हो रहा है, तुम तो ऐसा बोल रहा था कि बाहर निकल। नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ, ठीक। और इसकी बुक है ब्रिटिश या इंग्लिश कर लो, इंग्लिश लिबरल आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर 18th सेंचुरी का है। ब्रिटिश उदारवादी आदर्शवादी राजनीतिक विचारक या इंग्लिश लिबरल आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर, ठीक। और इसकी किताब है हाँ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, अब दायित्व, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत। और इस किताब की स्टार्टिंग लाइन है, इस किताब की स्टार्टिंग लाइन है कि हम राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों करते हैं, कि हम राज्य की आज्ञाओं का, क्लियर। अब सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि हम अपने मम्मी पापा की आज्ञाओं का पालन क्यों करते हैं। नहीं, ये बेसिकली है, ये यही कंसेप्ट है। ये जो लोग कहता है जैसे कि हम हमारे जन्मदाता हैं, समझ रहे हो, ये गलत है। जन्मदाता हुए नहीं, वो एक माध्यम है। जैसे सपोज है मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा रहा हूं, मैं एक माध्यम बन रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं। ये मत समझिए कि मैं सिलेक्शन करा रहा हूं, मैं एक माध्यम हूं। अब माध्यम इंस्टीट्यूट भी है। तो इस पेरेंट्स हमारे जन्मदाता नहीं है, हमारे जन्मदाता एक्चुअल में हमारे जन्मदाता नेचर है, ठीक। और अगर नेचर है, अगर पेरेंट्स ही हमारे जन्मदाता है तो हर पेरेंट्स क्यों नहीं हर पेरेंट्स बन जाता है। क्यों नई नई टेक्निक, आईवीएफ का टेक्निक आ रही है, तमाम प्रकार की तकनीकें आ रही हैं, और इन सबके बावजूद भी पोजीशन क्या दिखाई पड़ रही है कि कुछ लोग पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। तो ये नेचर का रोल है। इसलिए मेरा जो जन्म है उसने नेचर ने दिया है। वह पेरेंट्स एंड मदर एंड फादर एक माध्यम बन गए, ठीक। अब माध्यम बनने के कारण या माध्यम बनने की स्थिति में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी ड्यूटी है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका दायित्व है कि वे अपने बच्चों के डेवलपमेंट में मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, तभी
वो पेरेंट्स बनने का हक रखते हैं। समझ रहे हो? तब उनका लड़का उनकी आज्ञाओं का। इसलिए सवाल मेरा साफ शब्दों में है कि अगर कोई पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता है और फिर भी वह चाहता है कि उसका बेटा उसके प्रति ओबीडिएंट बना रहे, ये जस्टिस है कि जी रितु? ये जस्टिस है? नहीं। इसीलिए कहा जाता है ताली दोनों हाथ से बजती है, यानी सिंगल हैंड से क्लैपिंग नहीं होगी, है कि नहीं? उसी प्रकार टीएच ग्रीन कहता है कि हम स्टेट के ऑर्डर को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेट हमारे डेवलपमेंट में कोऑपरेशन कर रहा है। तो अगर स्टेट हमारे डेवलपमेंट में कोऑपरेशन कर रहा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के प्रति होगी कि नहीं? बताइए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के प्रति होगी कि नहीं? कि अगर स्टेट हमारे डेवलपमेंट में कोऑपरेशन कर रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेकर है कि हम स्टेट के ऑर्डर को क्या करें? फॉलो करें। और यदि स्टेट हमारे डेवलपमेंट में कोऑपरेशन नहीं कर रहा है तो हम स्टेट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए टीएच ग्रीन दोनों वैल्यू बात करता है, दोनों सिचुएशन देता है कि हमें किस कंडीशन में स्टेट के ऑर्डर को फॉलो करना है और किस कंडीशन में हम स्टेट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। अगर स्टेट हमारे डेवलपमेंट में कोऑपरेशन कर रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टेट के ऑर्डर को क्या करें? फॉलो करें। और स्टेट हमारे डेवलपमेंट में कोऑपरेशन नहीं कर रहा है तो हम स्टेट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए टीएच ग्रीन व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने का राइट भी देता है या स्टेट के अगेंस्ट में खड़ा होने का पोजीशन भी देता है, और कहता है कि अगर स्टेट हमारे डेवलपमेंट में या हमारे कोऑपरेशन में हमारे डेवलपमेंट में अगर कोऑपरेशन नहीं कर रहा है तो हम स्टेट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात यहां पर टीएच ग्रीन के लिए है वार को लेकर, युद्ध को लेकर। और युद्ध को स्टेट ग्रीन लिमिटेशन ऑफ स्टेट कहता है, राज्य की कमी है। लेकिन टीएच ग्रीन और यहां पर एक पॉलिटिकल थिंकर है, नाम सुना होगा, हीगल और टीएच ग्रीन का व्यू अलग अलग है। कहता है, टीएच ग्रीन कहता है कि वार या युद्ध कब होता है? जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है तो सोसाइटी में स्टेट के अगेंस्ट या स्टेट को लेकर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, और इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए लोगों का माइंड अपनी लिमिटेशन से हटाने के लिए स्टेट वार को एक्सेप्ट करता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान अपनी जनता की भलाई नहीं कर पाता
डेवलपमेंट की पोजीशन को नहीं दे पाता, तो पाकिस्तान जब डेवलपमेंट की पोजीशन नहीं दे पाता है तो पाकिस्तान की सरकार का क्रिटिसिज्म पाकिस्तान की जनता करती है। इसलिए अपनी लिमिटेशन से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाती है, कभी टेररिस्ट का मुद्दा उठाती है, कभी पीओके का मुद्दा उठाती है, कभी इंडिया के अगेंस्ट की बात करती है। ये उसकी लिमिटेशन है। इसलिए ग्रीन कहता है कि युद्ध राज्य के लिए एक लिमिटेशन है। जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे क्या करते हो, जब आप परीक्षा में सक्सेस नहीं होते तो क्या कहो, मत पूछिए सर पेपर बहुत टफ था। आप अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले रहे हैं, ब्लेम किसके ऊपर थोप रहे हैं, पेपर के ऊपर। लेकिन वहीं पर हीगल कहता है कि युद्ध स्टेट के लिए कंपलसरी है, स्टेट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर को हेल्दी रखने के लिए जिम आवश्यक है, उसी प्रकार स्टेट को हेल्दी रखने के लिए वार भी जरूरी है। विदाउट जिम देयर इज नो हेल्दी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है कि नहीं? आप अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करते हो, जिम जाते, तमाम प्रकार। तो उसी प्रकार वार स्टेट के लिए एक जिम है, हाँ, लेकिन ग्रीन के लिए वार स्टेट के लिए क्या है, लिमिटेशन। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं।